नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री और पास्ट का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 8 क्या है? वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन। वाइटल मतलब क्या होता है? वाइटल मतलब होता है खुशहाल, जहाँ पे पूरी खुशी हो, खुशहाल गांव। थ्राइविंग टाउन्स, थ्राइविंग मतलब संपन्न, संपन्न टाउन्स यानी कि कस्बा। तो प्रभाकर जो है कि एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पे था। वहां पे देखता है प्रभाकर बैठा हुआ था, और जो स्मिथ था, यानी कि स्मिथ मतलब क्या होता है, ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, लोहार। तो वो स्मिथ को लोकल शॉप पे बैठकर देख रहा था। तो वहां पे एक छोटी सी बेंच रखी होती है, जहाँ जिसपे जो है कि आयरन के टूल जैसे कि एक्सेस एंड सिकल्स रखे हुए हैं। सिकल्स क्या होता है? हसिया होता है। अभी क्या है? ये है सिकल्स। आपने घर पे देखा होगा, ये क्या है? ये हसिया होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिकल। ये क्या है? हसिया है, यानी कि सिकल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिकल। तो ठीक है, यानी कि जो प्रभाकर था वो बैठा हुआ था, और देखा था कि जो लोकल शॉप है वहां पे जो ब्लैक स्मिथ था, उसने एक टेबल पे क्या क्या रखा था? कुल्हाड़ी का वो एक्सेस कुल्हाड़ी रखा था। सिकल्स रखा था उसको बेचने के लिए। एक्सेस यानी कि ये, ठीक है। तो कुल्हाड़ी में लगता है नीचे, तो एक्सेस है। और वो रेडी फॉर सेल, यानी रेडी थे ये दोनों बेचने के लिए। मतलब कि जो हसिया था और जो कुल्हाड़ी थी, उसको जस्ट मतलब कि कोई आता वो बेच देता, ठीक है। मतलब रेडी कर दिया था। अब एक ब्राइट फायर जो है बर्न हो रहे थे, एंड टू मेन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप। और दो आदमी थे, वो जो है कि क्या कर रहे थे? एक तो ये ब्राइट मतलब कि जो बर्न कर रहा था, क्या फायर, फायर बर्न हो रही थी, और दो आदमी थे। एक हीट कर रहा था, एक गर्म कर रहा था मेटल को, मेटल रॉड को, और दूसरा उसको बीट कर रहा था, उसको पीट रहा था, उसको शेप में लाने के लिए। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी। बहुत ही हॉट था और नॉइजी था। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या ब्लैक स्मिथ है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ क्या कर रहा है? जैसे तो वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे फायर जल रही है, ठीक है। एक तो था, एक आदमी जो है यहाँ पे देखो, ये क्या करेगा? इससे हथौड़ा है इसके हाथ में, तो इसको बीट करेगा, इस पर पीटेगा, ताकि जो मेटल की रॉड है या जो आयरन की रॉड है वो उसको डिफरेंट टाइप का शेप दे देगा, ठीक है। तो क्योंकि हथौड़ा ऊपर से मारता है, तेजी तेजी से मारता है, तो बहुत ज्यादा वहाँ पे शोर, यानी बहुत ज्यादा नॉइजी रहता है। और यहाँ पे फायर लगती है, फायर रहती है, इस वजह से बहुत ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है। यानी कि उस जगह पे बहुत ज्यादा गर्म था और बहुत ज्यादा नॉइजी था, एंड इट इट वाज फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग बहुत ही आकर्षक था टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग। बट कुछ भी हो, वहाँ पे बहुत ज्यादा आकर्षक था ये सब देखना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। लोहे का जो यूज है वो आज के लिए एक बहुत ही आम बात है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। जो स्टील और आयरन की बनी हुई चीजें जो हैं, वो आज हमारी डेली लाइफ की या रोजमर्रा की जो हमारी लाइफ है, उसकी एक पार्ट हो गई है। द यूज ऑफ आयरन बिगन इन द सब कंटिनेंट अराउंड 3000 ईयर अगो। जो आयरन का यूज है वो हमारे सब कंटिनेंट में आज से लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक चीज और देखना, जितने भी हाईलाइट किया हुआ, जो भी लाइन मैंने हाईलाइट किया है, आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना, ठीक है। यानी कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आयरन का यूज हमारे सब कंटिनेंट में कब स्टार्ट हुआ? आज से लगभग 3000 ईयर अगो। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बेरियल्स अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4। जेकब मेगालिथिक बेरियल्स क्या थे, जो जिनके बारे में हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था कि बड़े बड़े पत्थर जो है रख दिए जाते। मेगालिथिक मतलब बड़े स्टोन, लार्ज स्टोन, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था कि बड़े बड़े पत्थर जो है कि जो बेरियल्स होती थी उसके साइड साइड में रख दिए जाते थे, ताकि हम पहचान सकें ये किसकी बेरियल है, या उसी फैमिली के मेंबर जब आएंगे तो उनको वो समझ जाएंगे ये मार्किंग जो है, हम मतलब कि हमारी फैमिली से कोई बिलोंग करता है इसमें है, ठीक है। मेगालिथिक बेरियल आप जान लो कि ये बड़े बड़े स्टोन जो रहते थे। मेगालिथिक मतलब होता है बड़े स्टोन बेरियल्स, यानी जो बड़े स्टोन का बेरियल्स बनाया गया था। हमने पढ़ा था ना कि ऐसे राउंड में चारों साइड बड़े बड़े पत्थर थे। आप देखना वीडियो में, और चैप्टर 4 में, जो चैप्टर 4 का वीडियो पढ़ा होगा आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो जो कुछ जो है कलेक्शन मिला है हमको, किसका? आयरन टूल्स का और वेपन्स का। कहाँ से? मेगालिथिक बेरियल से मिला है। कहाँ से? सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स आर फाउंड इन मेगालिथिक बेरियल। यानी कि आयरन के टूल्स और वेपन्स के बहुत ही बड़े कलेक्शन या बहुत बड़ा समूह हम बोल सकते हैं, क्या बहुत ज्यादा मात्रा में हमको मेगालिथिक बेरियल से मिला है। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2500 साल पहले, देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। आज से दोस्तों लगभग 2500 साल पहले एक एविडेंस है, हमको एक एविडेंस मिला है, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एविडेंस मिला है कि जो आयरन टूल्स का यूज था वो ग्रो हो रहा था। दिस इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड आयरन प्लग शेयर्स। इनमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें था कि एक्सेस का यूज करते थे, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल लोग फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए करते थे, और आयरन का प्लग शेयर जो था।
जैसा कि चैप्टर 5 में हमने देखा था प्लग शेयर का यूज़ क्यों किया जाता था, क्यों क्यों ये इसका यूज़ जो है क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि इससे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के जो अदर स्टेप लिए गए वो क्या थे? जैसे कि इरिगेशन इसमें एक आता है। यानी कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुआ था क्या? जो आयरन प्लग शेयर थे। तो अदर जो स्टेप लिए गए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के उसमें और क्या आता है? इरिगेशन। The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing village. Flourishing village मतलब कि समृद्ध गांव या सुख समृद्ध से भरा हुआ गांव। ठीक है, जो भी किंग थे, जो भी किंगडम थी उनकी, वो एग्जिस्ट नहीं करता बिना उनका जो गांव हो, जो उनके एरिया में, जो उनके अंडर में गांव आता है, वो फ्लोरिश ना करता हो। ठीक है, यानी कि सुख समृद्ध गांव नहीं रहेगा तो किंगडम या किंग जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। While new tools and the system of transplantation increase production, जैसा कि हमने देखा था चैप्टर 5 में जो नए टूल्स आए, नए टूल्स में जैसे कि आयरन प्लग शेयर और जो सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन था जिसमें कि क्या किया जाता था, पैडी जिसमें आया कि मतलब हम पहले क्या करते थे, जो राइस का खेती कैसे करते हैं हम, पहले उसको सीड को स्कैटर कर देते, उसका जब छोटा छोटा प्लांट आ जाता है उसको दूसरी जगह लगाते, उसको बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, जो नए टूल्स आए यानी कि आयरन प्लग शेयर और जो सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन आया, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। इरिगेशन वाज आल्सो यूज, अब इस टाइम क्या हुआ, इरिगेशन भी यूज किया जा रहा था। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। इरिगेशन वर्क, ये इरिगेशन के काम जो कि इस टाइम बन किए गए, इस टाइम के दौरान उसमें क्या-क्या आता है, कैनल्स, वेल्स, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक का इस्तेमाल किया गया इरिगेशन को करने के लिए। इफ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड। गाइस यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, इस पे आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब पहले क्या होता है, किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। उसके बाद दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। अब देखो भैया, राजा को पैसे की ज़रूरत होती है आर्मी के लिए, पैलेस के लिए और फोर्ट के लिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं टैक्स का, किससे? फार्मर्स से। अब फार्मर्स क्या करेगा? फार्मर्स हैव टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। अब थर्ड में आएगा क्या? ये आएगा थर्ड पॉइंट, यानी कि फार्मर्स को प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा टैक्स को पे करने के लिए। अब उसके बाद आता है दिस इज़ पॉसिबल विद इरिगेशन। प्रोडक्शन कब इंक्रीज़ होगा? सीधी-सी बात है भई, अच्छे से इरिगेशन होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए अब ये आएगा पाँचवाँ कि किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। एक राजा प्रोवाइड करता था। और उसके बाद क्या होता है, फार्मर्स फार्मर्स आल्सो बेनिफिट बिकॉज़ क्रॉप प्रोडक्शन इज़ मोर सर्टेन। ठीक है? अब उसके बाद फिर लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फिर आता है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, सो डज़ रेवेन्यू। इसी प्रकार से आपको भरना, आपको समझ में आ जाएगा किस-किस स्टेज से कैसे-कैसे ये जो खेती थी वो की जाती थी और राजा को जो टैक्स पे किया जाता था। हू लाइव्ड इन द विलेजेस, आखिर में गाँव में कौन रहते थे? There were at least three different kinds of people living in the most villages in the southern and northern part of the subcontinent। जो अपना सब कंटिनेंट था, इसके नदर्न और सदर्न पार्ट में ज्यादातर गांव में तीन टाइप के लोग रहते थे, एटलीस्ट तीन टाइप के लोग। कौन कौन? इन द तमिल रीजन the large landowners were known as villars, ordinary plugmen were known as ujavar, and landless laborers including slaves were known as kadaisiar and adimai। यानी कि हमने क्या देखा, तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर थे, मतलब बड़े लैंड ओनर जो थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको वेल्लार के नाम से जाना जाता था। और जो ऑर्डिनरी प्लग मैन होते थे, जो हल चलाते थे, मतलब साधारण जो हलवाई होते थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको उड़वार बोला जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो आते हैं लैंडलेस लेबरर जो थे, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, इंक्लूडिंग स्लेव, जिसमें कि स्लेव भी आते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? कड़ईसियार। क्या? कड़ईसियार। ठीक है, और अदिमई। तो ये तीन टाइप के लोग थे। कौन कौन से? एक तो विल्लार हो गया जो कि लार्ज लैंड ओनर होता था। एक तो होगा ऑर्डिनरी प्लगमैन जिसको कि हम क्या, उड़ावर बोलते थे। तीसरे वो ये लोग हो गए कड़ईसियार और आदिमई। ठीक है। इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडबैंड वाज नोन एज द ग्राम भोजक। जो कंट्री का जो उत्तरी हिस्सा था, जो नदर्न पार्ट था, द विलेज हिटमैन जो होता था नदर्न पार्ट में, यानी जो इंडिया का नदर पार्ट था, वहां पे जो विलेज हिटमैन होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन ऑफ जनरेशन फॉर जनरेशन। यूजुअली क्या होता था, एक जो ग्राम भोजक का पद जो था ना, नॉर्मली सेम फैमिली से रखी जा, मतलब सेम फैमिली रखती थी। यानी कि अगर कोई फैमिली है, ठीक है, अब फैमिली का जो ग्राम भोजक था उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा होगा,
ठीक, बेटे की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा होगा। उसी प्रकार से जो ग्राम भोजक का जो पद था, वो क्या था? जनरेशन पे था। आप बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में कि हेरिडिटरी था, ठीक है? द ग्राम भोजक वाज़ ऑफ़न द लार्जेस्ट लैंड ओनर। नॉर्मली जो ग्राम भोजक होता था वो लार्जेस्ट लैंड ओनर था, मतलब वो सबसे बड़ा लैंड ओनर था, सबसे ज़्यादा ज़मीन उसी की होती थी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। जनरली क्या होता था, उसके पास स्लेव होते थे और हायर्ड वर्कर्स होते थे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। बिसाइड इसके अलावा ही वाज़ पावरफुल, ऐज़ ही वाज़ पावरफुल, जैसा कि वो पावरफुल था, द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। किंग जो था नॉर्मली उसको यूज करता था कि वो गांव से जो टैक्स था उसको कलेक्ट करे। ठीक है, यानी कि जो लार्जेस्ट लैंड ओनर था, जो ग्राम भोजक था, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता था, क्योंकि लार्जेस्ट लैंड ओनर था, उसके पास सबसे ज्यादा जमीन थी। जैसा कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए जो राजा था वो उसी को यूज करता था फॉर कलेक्टिंग द टैक्सेस। अब क्या होता है, विलेज में क्या होता है, टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, इस चीज को समझना। अभी अगर राजा जो थोड़ा सा मिडिल क्लास के बंदे को या नॉर्मल बंदे को टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसी के पास भेजता, वो बोलता अरे भैया नहीं है, ये है। या अगर जो टैक्स कलेक्ट करने जाता थोड़ा सा कम पावरफुल होता, जो यहाँ पे एक था दबंग जो इससे ज्यादा पावरफुल था, तो ये बंदा इसको टैक्स नहीं देता, इसलिए राजा उसी को ये ड्यूटी देता था, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता था, नॉर्मली जो लार्जेस्ट लैंड ओनर था, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होता था, इसलिए राजा जो था उसी को देता था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स कलेक्ट करने वाली ड्यूटी, ठीक है? ही ऑल्सो फंक्शन एज ए जज एंड समटाइम्स एज ए पुलिसमैन। और वो कभी-कभी पुलिसमैन का और कभी-कभी जज के रूप में भी काम करता था। कौन? ग्राम भोजक। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिस। ग्राम भोजक के अलावा भी अदर कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर थे, जिनको कि किस नाम से जाना जाता है? गृहपति के नाम से। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर। उसमें से ज्यादातर क्या थे? वो छोटे छोटे लैंड ओनर थे, यानी कि उनके पास थोड़ी थोड़ी छोटी सी जमीन थी। एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज द दास कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन बाय अदर्स। एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन। कुछ अलग मेन और वुमेन हुआ करते थे, पुरुष और स्त्री होते थे, जैसे कि दास कर्मकारा, कर्मकार जो होते थे, उनके पास जो है कि लैंड होती ही नहीं थी, जमीन होती नहीं थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए या अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन के लिए या अपने जीवन को जीवन को चलाने के लिए कुछ या यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे कि अब जीवन को चलाने के लिए भैया पैसा तो चाहिए, अर्निंग तो चाहिए, इसलिए अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए क्या करते थे? दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे, ठीक है? यानी कि कुछ लोग ऐसे पुरुष और स्त्री होते थे, जिनको दास कर्मकारा के नाम से जानते हैं, और जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए दूसरों के ज़मीन पर काम करके, अन्न करके व्यतीत करते थे। In most villages, there were also some proud persons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver। और ज्यादातर विलेज में कुछ और प्राउड पर्सन हुआ करते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर। देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर अगो। ठीक है, अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल मतलब जो तमिल की एकदम पुरानी अ, रचनाएं होती थी या वर्क्स होते थे, तो तमिल की एकदम प्राचीनतम रचनाओं को क्या बोला जाता है? संगम बोला जाता है, जो कि आज से लगभग 2300 साल पहले कंपोज किया गया। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम। इनको संगम इसलिए बोला जाता है क्यों? क्योंकि बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। ऐसा माना जाता है कि संभवतः वो कंपोज की गई हैं और कंपाइल की गई असेंबलीज में, नोन एज संगम्स ऑफ पोएट्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई। ऐसा इसलिए संगम उनको बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है संभवतः ये जो रचनाएं हैं, प्राचीनतम जो रचनाएं हैं, ये कंपोज और कंपाइल की गई हैं कवियों की एक समूह द्वारा, एक असेंबली द्वारा, जो कि कहाँ पे? दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई, जो कि सिटी ऑफ मदुराई में थे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया का मैप है, मदुराई कहाँ पे? मदुराई यहाँ पे है। ठीक है, तो माना जाता है जो कंपोज हुआ था लिटरेचर, वो यहीं पे हुआ था। संस्कृत का जो तमिल का जो प्राचीनतम जो रचनाएं हुई हैं, मदुराई में ही हुई हैं। The Tamil terms mentioned above are found in संगम लिटरेचर। जो तमिल टर्म ऊपर मेंशन है वो कहाँ पे पाया जाता है? अब आर फाउंड इन संगम लिटरेचर में, ठीक है? मदुराई क्या है? मदुराई इज एन एंशियंट सिटी है जो कि ऑन द वैगई रिवर इन तमिलनाडु। मदुराई जो है किस रिवर के बैंक पे है? वैगई रिवर पे, तमिलनाडु में, ठीक है? ये है, ये मैंने एडिशनल लिख दिया हुआ है यहाँ पे, नोट किया है, इसको अब देख लेना। अब फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, सिटीज के बारे में फाइंड आउट करना। स्टोरीज, ट्रेवलर्स, कल्चर एंड आर्कोलॉजी। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकास। आपने जातकों के बारे में सुना होगा।
दीज वर स्टोरी दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये ऐसी स्टोरी जो जातक थी, ऐसी ऐसी स्टोरीज थी, माना जाता है कि संभवतः जो है ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंपोज की गई थी। एंड और उसके बाद देन रिटन डाउन पीरियड बाय बुद्धिस्ट मंक, और उसके बाद जो बुद्धिस्ट मंक थे, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो भिक्षु हुआ करते उनके द्वारा ये लिखी गई थी और उसको प्रिजर्व की गई थी। हियर इज पार्ट ऑफ जातक स्टोरी, यहाँ पे एक जातक स्टोरी का पार्ट है विच टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। तो ये बताता है कि एक पुअर मैन जो था कैसे धीरे धीरे वो अमीर बन जाता है। अभी इसको हम देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। We can use other kinds of evidence to find out about life in some of these early cities. कुछ अर्ली सिटीज में कुछ इन अर्ली सिटीज में होने वाली जो लाइफ थी उसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ अदर टाइप के जो एविडेंस जो है देख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। स्कल्पचर्स कार्व scenes डिपिक्टिंग पीपल लाइव इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। जो स्कल्पचर्स थे वो क्या किए थे, जो सीन था उस सीन बनाए थे। सीन मतलब कि डिपिक्ट मतलब चित्रित वर्णन किया था, ठीक है? चित्रित वर्णन क्या किया था कि उन्होंने ये दिखाया था कि टाउन्स में और विलेज में लाइफ होती कहती थी कैसी थी और फॉरेस्ट में लाइफ कैसी होती थी। यहाँ पे कहने का मतलब जो स्कल्पचर होते हैं क्या बनाते, चित्र बनाते थे, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं जो इंस्क्रिप्शन मिला है या जो हमें जो सोर्सेस मिले हैं, ठीक है? जो एविडेंसेस मिले हैं, उसपे दिखाया गया है, वो स्कल्पचर से उन्होंने बताया है, चित्र के माध्यम से जो चित्र मिली चित्र ये डिपिक्ट करता है कि किस टाइप से वो लोग जो गाँव वाले थे वो रह रहे थे और विलेज जो फॉरेस्ट वाले थे वो रह रहे थे। Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people। तो जिस जगह पे लोग विजिट करते थे या जिस बिल्डिंग में लोग लोग जो था जनता जो थी, ऑर्डिनरी पीपल यानी कि लोग विजिट करते थे जिस जगह पे, उस गेट पे, उसकी रेलिंग पे और पिलर को डेकोरेट करने के लिए स्कल्पचर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है? Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people। यानी कि जो जिस बिल्डिंग में लोग जो है विजिट करने के लिए आते थे, उस माना जाता है कि उस बिल्डिंग के गेटवे को, पिलर को, रेलिंग को डेकोरेट करने के लिए इन्हीं स्कल्पचर का यूज़ किया गया होगा, ठीक है? Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of महाजनपदास। देखो, बहुत सारी सिटीज़ जो कि आज से 2500 साल पहले डेवलप हुई थी या विकसित हुई थी, उनकी जो है कि कैपिटल कहाँ पे थी, सॉरी, मैनी ऑफ सिटी दैट डेवलप फ्रॉम अबाउट, बहुत सारी सिटी जो कि आज से 2500 साल पहले डेवलप हुई थी, वर कैपिटल्स ऑफ द महाजनपदात। वे क्या थी, महाजनपद जो थे उनकी कैपिटल थी, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था कि जो महाजनपद की कैपिटल कहाँ-कहाँ पे थी, एक तो पाटलिपुत्र में थी, दूसरी उज्जैन में थी और तीसरी कहाँ पे थी? तीसरी तक्षशिला में, ठीक है? तो एज वी हैड सीन सम ऑफ दीज सिटीज वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल। जो जैसा कि हमने देखा था, एक ग्रीक जो एक ट्रेवलर जो था, एक एम्बेसडर भेजा जाता है, तो एम्बेसडर ने एक पूरा वर्णन किया था कि जो पाटलिपुत्र था वो सराउंड था फोर्टिफिकेशन से। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, चारों साइड से जो घेर देते हैं, ठीक है? तो इनमें से बहुत सारी जो सिटीज थी, कुछ सिटीज थी वो सराउंड की गई थी मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल से, ठीक है? In many cities, बहुत सारी सिटीज में archaeologists have found rows of pots और ceramic rings arranged one on top of the other। तो बहुत सारी सिटीज में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक रो पाया है, एक बहुत रो पाया पॉट्स का, और या तो उसको आप पॉट्स बोल सकते हैं या सिरेमिक रिंग्स का पॉट पाया, जो कि एक के ऊपर एक जो करके अरेंज की गई हैं। दीज आर नोन एज रिंग वेल्स। इनको रिंग वेल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, रिंग वेल्स हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये पॉट है एक के ऊपर, या रिंग वेल्स हैं एक के ऊपर ऐसे रखा गया है, ठीक है? दिस सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस। ऐसा प्रतीत होता है कुछ केसेस में, ऐसा लगता है कि एज ए टॉयलेट के रूप में यूज किया जा रहा होगा। एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डम्प्स, और या मे भी हो सकता है ड्रेन या गार्बेज डंप के रूप में यूज किया जा रहा होगा। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस। ये जो रिंग वेल्स था ना, इंडिविजुअल हाउसेस में मिलता है, मतलब प्रत्येक के घर में मिलता था। वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ पैलेसेस, मार्केट्स आर ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हार्डली जो है हमें वो रिमेनेंस मिलते हैं या अवशेष मिलते हैं उन पैलेसेस के या मार्केट्स के या सामान्य पीपल के, जो मतलब आम लोग थे, उनके रहने का जो घर था उसके, या मार्केट का या पैलेस के बारे में हमको हार्डली ही कोई अवशेष मिलते हैं। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। शायद हो सकता है कुछ अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर करना बचा हो, यानी कि मे बी फ्यूचर में आके यहाँ पे करना चाहता है कि मे बी फ्यूचर में मिल जाए। अदर्स मेड ऑफ वुड, मड ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। और जो अदर्स जो कि वुड की बनी हुई थी, लकड़ी की, मड ब्रिक की या थैच की जो बनी हुई थी, वो सर्वाइव नहीं, मतलब सर्वाइव नहीं हुई, इतने साल से सर्वाइव थोड़ी ना होंगे।
Another way of finding out about early cities is from the account of sailor and travelers who visited them. और जो दूसरा तरीका है उन अर्ली सिटीज के बारे में फाइंड आउट करने का, वो ये है कि जो सेलर है या जो ट्रेवलर है जो कि उस सिटी में विजिट किए हों, उनके अकाउंट्स, अकाउंट मतलब रिपोर्ट या वर्णन, ठीक है? यानी कि अर्ली सिटी, सीधे से आप सोचो अर्ली सिटी जो थी, मतलब जो प्राचीनतम सिटी थी, उनके बारे में फाइंड आउट करने के कौन से तरीके होंगे? एक तो वो कि इस सिटी का दोस्तों हमको कुछ अवशेष मिल जाए, कुछ एविडेंस मिल जाए, और दूसरा कि ये या तो इस सिटी के बारे में कोई डिस्कस किया हो या कोई वर्णन किया हो। अब कौन वर्णन करेगा? सीधी सी बात है, जो यहाँ पे विजिट करेगा। ठीक है, दो तरीके थे। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट दैट हैज बीन फाउंड वाज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। तो आज तक जो एक सबसे डिटेल अकाउंट पाया गया है वो एक अननोन ग्रीक सेलर का है। ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड, उसने डिस्क्राइब किया जितने भी पोर्ट को उसने विजिट किया है। तो आपको भारत को अभी हम देखेंगे, ठीक है, एंड देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी। तो भारत को देख के हम डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो तो बोला स्कल्पचर फ्रॉम सांची। सांची से एक स्कल्पचर है, ठीक है। और दिस इज अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची, अ साइट विद स्तूपास इन मध्य प्रदेश। जो सांची है एक साइट है जहाँ पे स्तूपा भी है, जो कि मध्य प्रदेश में, शोइंग द सीन इन अ सिटी, जो कि एक सिटी में सीन को दिखा रहा है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट सांची इन चैप्टर 11। तो चैप्टर ये थोड़ा सा भी हम देख लेते हैं, तो चैप्टर 11 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोटिस द वे वॉल्स आर शोन आर द मेड ऑफ ब्रिक वुड और स्टोन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आर द मेड ऑफ ब्रिक वुड और स्टोन की ये जो दीवारें हैं जो इसमें दिखाया गया है, ये वुड की, स्टोन की या मड ब्रिक्स की, किसकी बनी गई है, ठीक है। अब रेलिंग को देखो, जो रेलिंग है, जैसे क्या है, ये रेलिंग ही है ना, ये दिख रहा है, ये रेलिंग है, ये सब आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये रेलिंग है। लुक एट द रेलिंग आर द मेड ऑफ वुड, क्या है, लकड़ियों की बनी है। डिस्क्राइब द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग, जो इस रूफ्स की जो बिल्डिंग है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक। तो यही एक स्कल्पचर का जो है कि एक वर्णन मिला है, यहाँ पे एक रिपोर्ट मिला है। तो स्कल्पचर ने क्या पूरा डिपिक्ट किया हुआ है, चित्रित किया हुआ है, चित्र के थ्रू उसने समझाया है, फिगर के थ्रू, कि गाँव में कैसा जीवन होता था, ठीक है। और यहाँ पे हमने देख सकते हैं क्या है, रिंग वेल यही है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो, रिंग वेल फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर द मौर्यास इन द गंगेटिक प्लेन। तो सबसे पहले जो रिंग वेल कंस्ट्रक्ट किया गया था मौर्य वंश के द्वारा किया गया था गंगेटिक प्लेन में, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम सोर्स बॉक्स में, द क्लेवर पुअर मैन। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ क्लेवर पुअर यंग मैन हु लाइव्ड इन अ सिटी। एक सिटी में एक बहुत ही क्लेवर, बहुत चालाक पुअर यंग मैन रहता था। हिज ओनली रिसोर्स वाज अ डेड रैट। उसके पास केवल एक रिसोर्स था, जो कि मरा हुआ रैट, चूहा। ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग इट फॉर अ कॉइन टू अ होटल फॉर देयर कैट। उसने इसको बेच स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग, इसको बेचना स्टार्ट किया, कि एक होटल में गया, बोला कि एक कॉइन दे दो मुझे और इसको अपने कैट के लिए, बिल्ली के लिए रखो। देन वन डे, तब एक दिन, देयर वाज अ स्टॉर्म, एक स्टॉर्म आता है, तूफान आता है। द किंग्स गार्डन वाज लिटर्ड with branches and leaves and the gardener was at a loss as to how to clear the mess। लीटर मतलब क्या होता है, कूड़े से भरा पड़ना, मतलब कि कूड़े, यहाँ पे कूड़े नहीं यूज कर सकते हम, यहाँ पे ब्रांच और लीव्स यूज करेंगे, ठीक है। यानी तो जब स्टॉर्म आया, जब तूफान आया, तो जो राजा का गार्डन था, जो बगीचा था, ब्रांचेस से और लीव से वो ढक गया पूरे तरीके से, इस तरीके, मतलब पूरा ढक गया। उसके बाद जो माली था वो परेशान हो गया कि अब इसको कैसे क्लीन किया जाए। यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन। उस यंग मैन ने ऑफर किया कि वो गार्डन को क्लीन करेगा, इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स, अगर वो जो वुड है और जो लीफ है। तो जब जो राजा का गार्डन था, जब वो पूरा डालियों से और पत्तों से भर जाता है, तो गार्डनर बहुत परेशान होता है। उसके बाद जो यंग मैन आता है, उसको ऑफर करता है कि अगर वो पूरा जो लकड़ियां और जो लीव्स है उसको दे देगा, किसको दे देगा, यंग मैन को। तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो गार्डन को क्लीन कर देगा। द गार्डनर एग्री एट वंस। पहले तो जो तुरंत ही जो गार्डनर था एग्री हो गया। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग। तो जो यंग मैन क्या किया था, जो यंग मैन था, क्लेवर यंग मैन, उसने जो भी बच्चे वहां पे खेल रहे थे सारों को इकट्ठा करता है। उसको उनको ऑफर देता है कि स्वीट के लिए, फॉर एवरी स्टिक, मतलब हर स्टिक के लिए वो मिठाई देगा। एंड लीफ दे कुड कलेक्ट, मतलब जितनी जितनी पत्ती जितना लीफ और स्टिक वे कलेक्ट करेंगे उनको उतनी मिठाइयाँ मिलेंगी। इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस। तो इन नो टाइम मतलब देखते ही देखते उन्होंने, जो बच्चे थे, बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के एंट्रेंस पर रख दिया। जस्ट देन, तभी द किंग्स पॉटर वाज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विद विच टू बेक हिज पॉट्स। तभी उधर से राजा का जो कुम्हार था, पॉट था, बर्तनों को पकाने के लिए, फ्यूल के लिए या ईंधन की तलाश में वो घूम रहा था उधर से, ठीक है, कि किससे उसको जो है बेक किया जाए। यहाँ पे फ्यूल नहीं हो,
ये फ्यूल ही मान सकते हो कि एक ईंधन, अब उसको बेक करना था तो उसी के लिए अब लकड़ी रहेगी, लकड़ी से जलाएगा तो उसको पकाएगा। तो ही टूक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। तो जितना था उसने खरीद लिया इससे, यंग मैन से, उसके लिए उसने पैसे पे किए। अवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान। अब जो यंग मैन था वो दूसरे प्लान के लिए सोचता है। ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट। अब वो एक जार लेके जाता है, जो सिटी का गेट था वहां पे एक भरा हुआ जो कि पानी से भरा हुआ जार लेके जाता था। एंड ऑफर वाटर टू 500 ग्रास कटर्स। अब उस पानी को ऑफर करता है, देता है 500 ग्रास कटर्स को। दे वर प्लीज एंड सेडू, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ग्रास कटर तो घास काट रहे थे, भाई प्यासे को पानी जो भी पिलाएगा, तो उस हिसाब से क्या होता है वो खुश हो जाते हैं। तो वो और बोलते हैं, यू हैव डन अस अ गुड टर्न, हमारे साथ में बहुत ही अच्छा किया है। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू। अब मुझे बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ये ठीक है, यानी कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो यंग मैन ने रिप्लाई किया, आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। मैं बताऊंगा जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। आगे क्या होता है, ही देन मेड फ्रेंड्स विद द ट्रेडर। उसके बाद उसने एक व्यापारी से फ्रेंडशिप करता है, कौन, यंग मैन। एक दिन द ट्रेडर टोल्ड हिम, ट्रेडर उससे बोलता है, टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेस। तो ट्रेडर बोलता है कि कल ना जो है कि एक हॉर्स ट्रेडर आ रहा है, घोड़ों का व्यापारी आ रहा है टाउन में, उसके पास 500 घोड़े हैं। हियरिंग दिस, इसके सुनने के बाद, आवर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर। जो हमारा यंग मैन था वो जल्दी से भागता हुआ, क्लेवर यंग मैन ग्रास कटर के पास जाता है और बोलता है, प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। बोलता है कि कृपया करके तुम में से, मतलब 500 से बोलता है कि ईच एक एक जो है कि ग्रास का बंडल हमें दो, और तब तक तुम अपने ग्रास मत बेचना जब तक कि मेरा ना बिक जाए। दे एग्रीड, वो एग्री हो जाते हैं 500 ग्रास कटर, एंड गिव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास। 500 बंडल जो है ग्रास के दे देते हैं, यानी कि वो जाता है, कितने को पानी पिलाया, तो 500 ग्रास कटर थे उनके पास, जाता है, बोलता है एक काम करो, हर कोई मुझे एक एक ग्रास बंडल दे दो, ग्रास का एक एक बंडल दे दो। तो उसके पास 500 आ जाता है और बोलता है कि जब तक मेरा ना बिके तब तक तुम लोग मत बेचना। तो सारे एग्री हो जाते हैं और उसको दे देते हैं। व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट बाय ग्रास एनीवेयर एल्स। जब जो हॉर्स डीलर था उसको कहीं से भी ग्रास जो है नहीं मिल पाता, ही परचेज द यंग मैन्स ग्रास फॉर 1,000 कॉइन्स। अब सोचो, वही लोग यंग मैन से ग्रास को जो है कि 1000 कॉइन्स में खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। ठीक है।